आरक्षण। आरक्षण एक ऐसा नाम है जो इतना संवेदनशील, इतना ज्वलनशील है कि कोई नाम ही लेना नहीं चाहता। आप अपने आसपास जिनको ठीक समझते हैं उनको कहिए आरक्षण विषय पर बोलिए, तो वो आपको नहीं बोलते हुए मिलेंगे। क्योंकि आरक्षण यह वह विषय है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस आरक्षण की व्यवस्था शुरुआत में जिस प्रकार हुई थी, वह जातियों के शोषण के नाम पर हुई थी, जो उन जातियों ने झेला हमारे समाज में, और उन जातियों को वापस हमारे समकक्ष लाने के लिए, उनको वो सम्मान दिलाने के लिए आरक्षण था। और उसके बाद जो एक नई व्यवस्था आरक्षण की आई, वो थी ओबीसी आरक्षण। यानी जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सक्षम नहीं है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। यह जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में व्यवस्था हुई लागू, और उनमें भी कुछ जातियां तय हुई जो ओबीसी में आएंगी। आज तक हम जो लोग समझ रहे थे कि वो जातियां या उन जातियों में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति ओबीसी का लाभ ले सकता है, यह बात मिथ्या है। अभी आपके सामने आएगी। और आरक्षण का लाभ कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किसको यह लाभ मिलना चाहिए, कौन इसका गलत लाभ उठा रहे हैं, और गलत लाभ उठाने वाले का क्या कानून में प्रावधान है, यह सारी बातें हम अभी आपके सामने करने वाले हैं। हम सबसे पहले ओबीसी आरक्षण क्या है यह समझ लेते हैं। इसको अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से यह कानून में इसकी रचना हुई, और उसके बाद इस रचना में कई सारे संशोधन होते होते फाइनली कौन ओबीसी में माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा, यह तय हुआ। इसी ओबीसी आरक्षण में राजस्थान की जो स्थिति है, उसके अनुसार कुछ जातियां हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। उनमें जाट, यादव, माली, विश्नोई, कुम्हार, सुथार, सुनार, चारण व कई सारी ऐसी और जातियां जिनको नोटिफाइड कर दिया गया है ओबीसी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर सवाल आपके सामने खड़ा होता है, क्या इन जातियों में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति ओबीसी होगा? तो इसका जवाब है नहीं, वह ओबीसी नहीं होगा। उसको ओबीसी आरक्षण का जरा सा भी लाभ नहीं मिल सकता है। यह कानून में प्रावधान है। आज से पहले आप समझ रहे थे कि कोई अगर माली समाज में जन्म लेता है तो ओबीसी होगा, लेकिन यह जागरूकता के माध्यम से आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि कौन ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकता है, कौन है जो ओबीसी प्रमाण पत्र बना सकता है। यह सारी बातें आपको आपके सामने स्क्रीन पर आने वाली है। ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों के दो वर्ग हैं। पहला वर्ग तो वो है जिनको सरल भाषा में अमीर लोग कह दीजिए, और कानूनी भाषा में क्रीमी लेयर कह दीजिए। ये क्रीमी लेयर है। और दूसरा जो वर्ग है वो है इन जातियों के अंतर्गत वह व्यक्ति जो गरीब लोग हैं, सरल भाषा में, और कानून में कहेंगे तो नॉन क्रीमी लेयर उनको कहेंगे। यह दो वर्ग ओबीसी की जातियों के हैं। और इन दो वर्ग में व्यवस्था यह है कि ये जो क्रीमी लेयर लोग हैं, इनको ओबीसी आरक्षण का रति मात्र भी लाभ नहीं मिल सकता। यानी ये लोग जनरल की भांति कहलाएंगे। और जिनको लाभ मिलेगा वो लाभ ये इनको मिलेगा जो इन जातियों में, जो मैंने पहले बताई, इन जातियों में जो गरीब लोग हैं और उनको जिनको नॉन क्रिमिनल कहा जाएगा, उन्हीं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। बहुत सरल सी बात है। और कई लोग ये कहते हैं कि ये SC ST में यह व्यवस्था नहीं है, वहां कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाता है। देखिए, आरक्षण को आप, हम या कोई भी व्यक्ति आज ना तो खत्म करने में सक्षम है, ना इसको बदलने में सक्षम है, ना संशोधन करने में सक्षम है, ना रिव्यू करने में सक्षम है। मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं जरूरतमंद को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। ये सारी बातें वर्षों से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं। मैं केवल बात वो करता हूं जिसके माध्यम से जो व्यवस्था है, अगर उसको सुचारू रूप से लागू करा दिया जाए तो कितने अनगिनत लोगों का लाभ होगा, मैं उसकी चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। अब ये जो जिस वर्ग को ये लाभ मिलना चाहिए, जिस वर्ग का ओबीसी प्रमाण पत्र बनता है, उसको कहते हैं नॉन क्रिमिलियर ओबीसी प्रमाण पत्र। ये जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, यही प्रमाण पत्र कहीं पर भी वैल्यू रखता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद ये कौन होंगे? अब आपके सामने सवाल होगा कि क्रिमिलेयर कौन होंगे, नॉन क्रिमिलेयर कौन होंगे। तो इस सवाल का जवाब यहां पर मिलेगा आपको
कि नॉन क्रिमिनल कौन होंगे, तो ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल होंगे, इनके अलावा जो बचे वो सब नॉन क्रिमिनल होंगे। ये इतनी सरल सी बात है। मैं बहुत साधारण सी भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिनके माता या पिता संवैधानिक पद पर हैं उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। जिनके माता या पिता प्रथम श्रेणी यानी ए क्लास कोई सरकारी कर्मचारी है, यानी यह जो संवैधानिक पद की बात चल रही है और यह जो है सरकारी क्रम संख्या 2 और 3 जो है यह सरकारी कर्मचारियों के संबंध में है, और जिनके माता या पिता दोनों सेकंड क्लास हैं उनके बच्चों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। जिनके माता पिता प्रोफेशनल है, जैसे मेरी तरह कोई वकील है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ भी है, उनकी सालाना आय जो अभी वर्तमान में राजस्थान में 8 लाख है, इस 8 लाख से पहले 2.5 लाख थी, उससे पहले 4 लाख थी, और उससे पहले भी 2.5 लाख थी, और उससे पहले 1 लाख थी। यह समय समय पर इसका संशोधन होता रहा है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में यह आय सीमा 8 लाख कर दी गई है। और दूसरा, जिनके माता पिता के पास कृषि भूमि जो है सीलिंग सीमा का 85% से ज्यादा है। हर एरिया में राजस्थान में अलग अलग सीलिंग सीमा है, उसके अनुसार जैसे कोई नहरी कृषि भूमि है उसके लिए सीलिंग सीमा अलग है, कोई बरानी कृषि भूमि है उसके लिए सीलिंग सीमा अलग है, और तीसरा शहरों में आवासीय प्लॉट की निर्धारित सीमा से ज्यादा प्लॉट जिसके पास है। इन सब ये जो लोग हैं, ये बच्चे जो है ये क्रिमिनल कहलाएंगे, यानी इनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, ये जनरल की भांति होंगे, और इनके अलावा जो लोग होंगे वो सब नॉन क्रिमिनल होंगे। इतनी सी सरल भाषा में बात हमको समझ लेनी है केवल। और ये जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो संख्या है, आप इस ओबीसी के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों के बारे में यदि आप गणना करते हैं तो इन जातियों में यह जो वर्ग है यह 5% से ज्यादा नहीं है। बाकी सब लोग मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के लोग हैं। आप इन जातियों में अगर आप देखते हैं तो गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा है जिनके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। इन जातियों के उन लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनको यह व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था की मंशा यह थी कि मान लीजिए इस पूरी जातियों के 100 लोग थे, उन 100 लोगों में से 5 लोगों को नौकरी या कुछ लाभ आरक्षण का मिल गया, और उसके बाद वो क्रिमिनल बन गए तो 5 को निकाल दिया, अब बचे 95, और 95 में से अब 6% को लाभ और मिल गया, अब बचे 89, अब उसमें से 9% लाभ मिल गया, अब बचे 80%। फाइनली इस आरक्षण का जो अर्थ है, मूल अर्थ है, जिसकी भावना है, वो भावना यह है इन जातियों के अंतिम व्यक्ति तक इस ओबीसी आरक्षण का लाभ पहुंचाना। यह तो है कानून, लेकिन वास्तविकता क्या हो रही है यह भी आपको हमको समझना पड़ेगा। वास्तविकता यह हो रही है अभी ओबीसी आरक्षण का जितने लोग लाभ उठा रहे हैं उसमें अधिकतम वर्ग यह है, कोई नेता का बेटा है, कोई जज का बेटा है, कोई अफसर का बेटा है, कोई पैसे वाले का बेटा है, उनमें दम है, साक्षात्कार में नंबर लेने का भी उनमें दम है। और यह जो वर्ग इन्हीं जातियों का है, यह वर्ग आज भी नौकरियों से और आरक्षण के लाभ से वंचित है, और इन लोगों को जानकारी में भी नहीं है कि हमारा हक कौन ले रहे हैं। अगर इन लोगों को जानकारी में हो कि हमारा हक कौन ले रहे हैं, हमारे ही लोग ले रहे हैं, तो इनके संबंध में जो कानूनी प्रावधान है वो यह है कि अगर किसी ने, क्रिमिनल के व्यक्ति ने या कोई जनरल के व्यक्ति ने या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र बना लिया है ओबीसी का, तो उसके लिए कानून यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी संबंधित पुलिस थाने में। दूसरा, अगर वो नौकरी लग गया है तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और उससे वेतन वसूली की जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया ताजा ही, उसमें कहा है गलत प्रमाण पत्र से प्राप्त की गई नौकरी शुरू से ही शून्य है, उसको किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट कुछ दिन पहले फैसला दिया है। और तीसरा, ऐसा जो गलत प्रमाण पत्र बना रहा है
कोई तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, गिरदावर या कोई अन्य व्यक्ति पार्षद समेत, तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना बाध्यकारी है। यह प्रावधान है। लेकिन आप सोचिए, राजस्थान में जिस दिन से ओबीसी आरक्षण का लाभ शुरू हुआ है, ओबीसी के अंतर्गत आने वाले जो वास्तव में जो जिसके हकदार थे, उनको तो लाभ अभी तक इसलिए नहीं मिल पाया कि क्योंकि ये जो जिनका हक नहीं था, उन लोगों ने इस आरक्षण के हक पर अपना कब्जा कर लिया है। मेरा यह मानना था कि ये जो सक्षम लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं, इनको इन गरीबों का हक छोड़ देना चाहिए था और छोड़ करके और एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए था, ताकि उनके ही जाति के लोग, उनके ही भाई लोग, वो उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और 5, 10, 20 साल में एक ऐसी स्थिति आए कि ये सारे वर्ग जो है, ये जो कानून में प्रावधान है जिस भावना से किया गया था, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर जो है वो ढंग से हो जाए और इस आरक्षण का लाभ इन जातियों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये कानूनी बात नहीं है। कई बार ये विषय करते हैं कि भाई किसी एक जाति, मैं कह रहा हूं उदाहरण के लिए कोई जाति तो बतानी पड़ेगी ना आपको, और इनके हक के लिए, यानी खुद के हक के लिए ये जो लोग हैं आज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए 300 सीटें हैं ओबीसी की, और उस 300 सीटों पर 250 लोग केवल ये आ रहे हैं। अगर ये 250 ये नहीं आते तो इनमें से कोई ना कोई आते, और इनका हक इनको ही लेना पड़ेगा। इनके हक लेने के लिए इनको इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने ही भाइयों से कि साहब आप हमारा हक छोड़ दीजिए, यह अपराध भी है, और आपसे निवेदन है कि अब आप जनरल की भांति कंपटीशन दीजिए और यह हक ओबीसी का इनको मिले। अंतिम रूप से जब इनको मिल जाए तब यह भी अपना हक छोड़ देवे, फिर बाकी बचे हुए जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए हक छोड़ देवे और अंतिम व्यक्ति तक यह लाभ पहुंचे। यह व्यवस्था आरक्षण में की गई थी। आपके सामने सवाल आएगा कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन रहा है, लेकिन इस आरक्षण के तहत कानून में भी यह प्रावधान है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, और यहां पर हर बार जो वंचित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको ही इसका लाभ मिलेगा। आप बताइए, अगर आप जो मुझे देख रहे हैं, आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर यह बात पता नहीं है तो क्या पता नहीं होनी चाहिए? और यह बात बताने का, यह जागरूकता फैलाने का जो मैं काम कर रहा हूं, क्या यह जागरूकता के माध्यम से देश का नुकसान है? यह जो व्यवस्था पिछड़ों को समाप्त करने की, पिछड़ों को वापस सामाजिक स्तर उनका बढ़ा करके और कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ खड़ा करने की जो व्यवस्था थी कानून में, जिस मूल भावना से, क्या इस भावना के अनुसार काम नहीं होना चाहिए था? और मैंने क्या बात बताई आपको जो कानून में लिखा हुआ है, और कानून में लिखी हुई बात जो आपका अधिकार है आप तक पहुंचाने का मैंने काम किया है। इसके पीछे मेरी भावना यह है कि इस कानून का सदुपयोग करते हुए इन जातियों के अंतिम वर्ग तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम परिवार तक इस आरक्षण का लाभ मिले। जो लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप पहले से सक्षम हैं, इसलिए अपने गरीब भाइयों के लिए, अपनी जाति के गरीब जो लोग हैं उनके लिए, और जिनके लिए कानून बना है उनके लिए इस आरक्षण का मोह छोड़ दीजिए। और आपको जो कंपटीशन अथवा आरक्षण के लाभ की जो कानून में व्यवस्था नहीं है, उसके अनुसार आप क्योंकि सक्षम हैं, आप अपने दम पर व्यवसायी हैं, आपके पिताजी अफसर हैं, आपके पिताजी जज हैं, नेता हैं, तो आप अपने दम पर वो जो जनरल काम कर रहे हैं वैसे करिए। लेकिन इस आरक्षण में आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और जब नहीं है तो इस वंचित वर्ग को इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा, और इनके हक के लिए इन्हीं को आगे आना पड़ेगा। यह आपका अधिकार है। इस अधिकार को बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था, और अब इसके माध्यम से आप अपने मिलने वाले परिवार, जानकार, जाति और अन्य समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत।